हेलो बच्चों, फिजिक्स बाय के पंडित में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 11 के ओल्ड PYQ प्लस MCQ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि PYQ करेंगे हम और साथ में क्या करेंगे हम MCQ करेंगे। PYQ प्लस क्या करेंगे हम MCQ करेंगे। जो क्लास 11th है उसका जो टेस्ट आ रहा है वार्षिक या ईयरली एग्ज़ाम, जिसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मैं चैप्टर नंबर 9 लेके आया हूँ आपके लिए। तो चैप्टर 9 का शुरुआत करते हैं हम और उसकी बात करते हैं। तो चैप्टर 9 का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण, जो अभी न्यू किताब है उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 के नाम से है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। अब बात हो रही है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है या पदार्थ की क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, न कि उसके ऊपर जो उसकी लंबाई को दोगुनी कर दो तार की, चाहे कोई बल लगा दो, उसके ऊपर यंग प्रत्यास्थता गुणांक निर्भर नहीं करेगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ओनली फॉर किसके ऊपर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपरिवर्तित रहेगा। चाहे तार की लंबाई बढ़ा दो, चाहे तार की लंबाई घटा दो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा नंबर 1 MCQ का पहला का आंसर हो गया बी, अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, हुक का नियम बताता है। भाई हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा को बताता है। क्या बताता है हुक का नियम, प्रत्यास्थता सीमा को बताता है। अब चलते हैं हम नंबर 3 पर। हुक के नियम के अनुसार कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये प्रतिबल समानुपाती हो गया और ये विकृति के, जैसे समानुपाती स्थिरांक घटेगा एक कांस्टेंट लगेगा ए, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ई किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रतिबल अपॉन में किसके हो जाएगा, विकृति के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हुक के नियम प्रतिबल और विकृति का अनुपात बताता है। हुक का नियम क्या बताता है, प्रतिबल और विकृति का क्या बताता है, अनुपात बताता है। ठीक है, जस्ट चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिबल, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिबल और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिबल का मात्रक होगा। तो प्रतिबल का मात्रक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। हम कह सकते हैं प्रतिबल क्या है, ये प्रतिबल क्या है, F/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल। इसको हम बल की विमा के बराबर भी बता सकते हैं या बल का जो मात्रक है उसके बराबर भी बता सकते हैं हम। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अब जस्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। अगर भाई कोई पूर्णतः दृढ़ वस्तु है, उसके ऊपर हमने क्या करा, बल लगाएंगे तो उसकी विकृति कितनी हो जाएगी, भाई पूरा विकृत हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसकी विकृति कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चल रहा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई, ये प्रतिबल अपॉन में विकृति होती है, तो विकृति की जगह हम 0 रखेंगे तो वाई कहाँ चल जाएगा, इनफाइनाइट के ऊपर चल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। जस्ट चलते हैं आगे। अभी बताया था मैंने कि प्रत्यास्थता गुणांक की विमा दाब की विमा के बराबर होती है। तो हम क्या लिख देंगे, दाब की विमा के बराबर इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन में किया गया कार्य W बराबर कितना होता है, ये 1/2 इंटू ये प्रतिबल इंटू कितना होता है, विकृति होता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग फॉर्मों में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी, 1/2 प्रतिबल इंटू कितना हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर क्वेश्चन 8 पर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ओल्ड पेपर के अंदर आ रखे हैं, या ओल्ड जो क्वेश्चन है वार्षिक के, अर्धवार्षिक के, ये सारा उसी का कॉम्बिनेशन है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में बल्क मॉडुलस कहते हैं और हिंदी में संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक खालिस्तान के मात्रक के तुल्य होता है। तो हम कह सकते हैं दाब के मात्रक की क्या होता है, तुल्य होता है। ये हो गए हमारे MCQ क्वेश्चन ख़त्म।
तो इस MCQ की सीरीज़ में से हर चैप्टर में से एक MCQ ज़रूर मिलेगा पेपर में, जो आएगा वो इस सीरीज़ के अंदर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब जस्ट चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हुक का नियम और पाइसन अनुपात क्या होता है, दोनों के बारे में बताइए। तो हुक का नियम क्या हो गया कि प्रत्यास्थता की सीमा में अगर किसी वस्तु के ऊपर अगर हमने प्रतिबल लगाया तो उसकी आकृति के अंदर जो विकृति उत्पन्न होगी वो प्रतिबल विकृति की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो ये प्रतिबल समानुपाती किसके होता है, ये विकृति के समानुपाती होता है। यही क्या है, हुक का नियम है। अब दूसरा कह रहा है पाइसन अनुपात किसे कहते हैं। तो पाइसन अनुपात क्या हो जाएगा, पार्श्विक, ये पाइसन अनुपात। ठीक है, तो ये पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पाइसन अनुपात कहेंगे। ठीक है, जस्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रतिबल विकृति में ग्राफ बनाइए। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर हमारे को ऐसा प्रतिबल विकृति के अंदर ये ऐसा ग्राफ बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर एक तरफ क्या होगा, प्रतिबल होगा और दूसरी तरफ क्या होगी, विकृति होगी। ठीक है, ये प्रतिबल और दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, ये विकृति आ जाएगी। तो दोनों के बीच में हमारे को क्या है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के इसकी क्या करनी, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र बताइए। ठीक है, तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को हम नीटा से बताते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण जो विकृति होगी उसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी हमारे को क्या बतानी है, विमा बतानी है। तो विमा किसके बराबर हो जाएगी, जो विमा बल की विमा है उसी के बराबर ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। सॉरी, बल की क्या है, दाब की जो विमा होगी उसी के बराबर क्या होगी, इसकी विमा और मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, तो मात्रक को इसका विमा कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, और विमा कितनी हो जाएगी, तो विमा हो जाएगी ये m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर माइनस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जस्ट चलते हैं आगे। अब कह रहा है पाइसन अनुपात क्या होता है, इसके नाम लिखिए। तो मैंने बता दिया पाइसन अनुपात पार्श्व की विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहेंगे, पाइसन अनुपात कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। इनको समान बल आरोपित करके खींचा जाए तो इनमें उत्पन्न प्रतिबलों का अनुपात क्या होगा। तो अब हमारे को क्या करना, प्रतिबल निकालना है। तो प्रतिबल, ठीक है, ये प्रतिबल बराबर कितना होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। अब उसने दिया है कि ये R1/R2 का रेशो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। दोनों पर क्या लगा रखा है, ये बल F1 और F2 का मान दोनों का क्या है, सेम है। तो प्रतिबल, इसको हम कह देते हैं प्रतिबल को P1 और ये हमारे को P2 का रेशो निकालना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, F1 कितना हो जाएगा, A1, ये F2 कितना हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। अब जब दोनों F1 और F2 का मान सेम है तो F1 से F2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, A2 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तो P1/P2 किसके बराबर हो जाएगा, A2 किसके हो जाएगा, A1 के बराबर हो जाएगा। तो ये P1/P2 किसके बराबर हो जाएगा, A2 किसके हो जाएगा, A1। और A2 का मान कितना है, ये πr², ये 2 है तो 2 लिख देंगे और इसका कितना हो जाएगा, πr² 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पाई से फिर पाई से पाई कट गया, तो ये R2 कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पेपर वाले ने हमारे को R1 और R2 का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, 2 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो जस्ट ये रेशो हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये R2/R1 कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान रख देंगे हम R2/R1 का, तो कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 4 रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो निकालते हम रेशो भी। तो ये P1/P2 किसके बराबर हो जाएगा, ये R2/R1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसको हमने लिखा 1/2 का ये होल स्क्वायर। तो P1 ये P2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/4।
या हम लिख सकते हैं 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्रतिबलों का अनुपात कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जस्ट चलते हैं आगे। यदि किसी तार को बाहर से बल लगाकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो सिद्ध कीजिए कि तार के प्रति इकाई आयतन में किया गया कार्य कितना होता है 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ये भी हमने एक क्वेश्चन दिया था एबीसीडी जिसके अंदर ये था, ये हमारे को क्या करना सिद्ध करके, ठीक है, प्रूफ करना हमारे को कि भाई इसका मान किया गया कार्य W बराबर कितना होता है 1/2 प्रतिबल इंटू कितना होता है विकृति होता है। 16वां क्वेश्चन आ गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर mgl/πr² L होता है। ये हमारे को क्या करना है स्थापित करना, जहाँ प्रतीकों के क्या होते हैं सामान्य अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है, ठीक है। अब देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये y, तो y कितना होता है प्रतिबल और अपॉन कितनी हो जाएगी विकृति। विकृति क्या है भाई विमाहीन राशि है, तो जो प्रतिबल का मात्रक है वही क्या हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। तो ये y बराबर कितना हो गया प्रतिबल अपॉन विकृति, तो ये हम लिख सकते हैं मात्रक, ये न्यूटन अपॉन कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विमा भी देख लो, ये m1 L-1 T माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जस्ट चलते हैं आगे, फिर आ गया वापस से, यदि इस्पात के तार को, यदि इस्पात के ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तो 2 मीटर लंबे 1 मिलीमीटर व्यास के इस्पात के तार से कितना भार लटकाए कि तार की लंबाई 1 mm कितनी हो जाए वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसी का सूत्र लगाना है, और ऊपर जो सूत्र लिखा हुआ है कि y बराबर कितना है ये mg कैपिटल L अपॉन कितना है πr², और ये कितना है स्मॉल l। यहाँ से हमारे को m निकालना, तो ये कितना हो जाएगा y × πr² स्मॉल l अपॉन कितना है ये g, और ये कितना हो गया कैपिटल L। y का मान दे रखा है 2.0 × 10⁻11 दे रखा है, लिख दिया। फिर पाई 3.14 इंटू r कितना है व्यास दे रखा है 1 mm, तो हम इसका आधा करते हैं कितना हो जाएगा जी 0.5 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 10⁻³ तो 10⁻³ और -3 कितनी हो जाएगी -6, और L कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू हम कितना लिख देंगे 10⁻³ और नीचे कितना लिख देंगे 9.8 इंटू कितना लिख देंगे 2 मीटर। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, मैं मिटा देता हूँ, देखो 10⁻6 और -3 कितने हो गए -9, और ये 10 की पावर कितनी है 11, तो हमारा यहाँ पे क्या रह जाएगा 10⁻2, 5 को 5 से गुणा करेंगे ये 0 पॉइंट कितना हो गया ये 25 इंटू 10⁻2 इंटू 3 पॉइंट कितना हो गया 14, और नीचे कितना हो गया ये 9 पॉइंट कितना हो गया 8, ठीक है। 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा 0.25 को, तो ये 3.14 इंटू कितना हो गया 25, और भाग में हम देंगे कितना हो जाएगा 9.8, ठीक है। जब इसको पूरा काटेंगे तो हमारे पास द्रव्यमान m बराबर कितना आ जाएगा, ये m बराबर कितना आ जाएगा ये 25 इंटू 3.14 अपॉन के अंदर कितना है 9.8, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8.01, और ये कितना आ जाएगा kg, तो m का मान कितना आ जाएगा 8 kg के लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे को क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है, कि कितना भार लटकाएगी इतनी लंबाई बढ़ जाए, तो m बराबर कितना आ जाएगा 8 kg आ जाएगा। अब चलते हैं जस्ट आगे, प्रत्यास्थता गुणांक आ गया। फिर किसी तार को खींचने में किया गया कार्य W बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू क्या है विकृति हमारे को निकालना है। या फिर हुक के नियम की सहायता से यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एवं दृढ़ता गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये हमारे को क्या करना है बताना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से क्या समझते हैं, ठीक है। अब आगे गडर आई आकृति की क्यों बनाए जाते हैं भाई, ठीक है, कि गडर आई आकृति की इसलिए बनाए जाते हैं कि जो उनके अंदर अवनमन है उस अवनमन की मात्रा को हम क्या कर सकें कम कर सकें, इसलिए हम क्या करते हैं गडर की आकृति क्या करते हैं आई आकृति की बनाते हैं। अब क्वेश्चन तीसरा, एक खोखली है दृढ़ ठोस छड़ से अधिक मजबूत होती है क्यों। एक खोखली छड़ ठोस छड़ से अधिक मजबूत क्यों होती है, क्योंकि भाई जो ठोस छड़ होगी उसके अंदर अवनमन क्या होगा ज़्यादा होगा, और एक खोखली छड़ होगी उसके लिए अवनमन का मान क्या होगा कम होगा। अवनमन को हम इस डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, अगर डेल्टा का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा वो क्या होगी कम मजबूत होगी, और जिसके लिए डेल्टा का मान कम होगा वो क्या होगी
ये जिसके लिए डेल्टा का मान कम होगा वो अधिक मजबूत होगी। क्या होगी? ये मजबूत होगी। और जिसके लिए डेल्टा का मान अधिक होगा वो कम मजबूत होगी। ठीक है, तो ये हमारे को क्या है, ध्यान रखना है। फिर पाइसन अनुपात आ गया। आयतन विकृति, पार्श्व की विकृति और पाइसन अनुपात में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम कर सकते हैं इसके बीच में संबंध। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों के कारण सहित आंसर दीजिए। इस्पात की तुलना में रबड़ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक अधिक होता है। भाई असत्य है, क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? असत्य है। अगर भाई इस्पात की तुलना में रबड़ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक अधिक होता है। ठीक है, अब इस्पात जितना हम बल लगाएंगे इस्पात की लंबाई में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इस्पात में विकृति ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो विकृति क्या है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और इस्पात के लिए विकृति क्या होगी? कम होगी। और रबड़ के लिए विकृति क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस्पात में क्या हो जाएगा? यंग प्रत्यास्थ गुणांक ज़्यादा होता है। स्प्रिंग तांबे की बजाय स्टील की बनाई जाती है, क्यों? सोचो, 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद में इसका आंसर बताएंगे। सोचो। ठीक है, तो वही यंग प्रत्यास्थ गुणांक से हम बता सकते हैं कि दोनों के यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। जिसके लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक ज़्यादा होगा उसके लिए क्या होगी? स्प्रिंग हम उससे बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, दो पदार्थों ए एवं बी के लिए प्रतिबल और विकृति ग्राफ बना रखे हैं और इससे हमारे को क्या करना है? जो नीचे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो नोट्स के अंदर ये चित्र बना रखे होंगे, उस चित्र से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए PYQ है और इन्हीं में से क्या आएंगे? सारे के सारे हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आपसे मैं अलविदा करता हूँ और आगे नेक्स्ट लेके आऊँगा मैं थोड़े से टाइम के बाद में आपके लिए चैप्टर नंबर 10। और ये सीरीज़ हम क्या करेंगे? रोज़ 2 चैप्टर या 3 चैप्टर करेंगे और उसको क्या करेंगे? जल्दी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्लास 11 की क्या है? वार्षिक या ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। और फिजिक्स बाय AK पंडित पे आप बने रहिए और आने वाले समय में आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।